हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है एनक्लेक्स के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस वो लेने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से दिया जाए वो आप तक जल्दी पहुँच पाए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्या है वो? ए क्लाइंट इज़ रिसीविंग continuous ECG monitoring while intravenous medication is being administered for premature ventricular complexes. What dysarrhythmia does the nurse conclude that the client is experiencing when the following rhythm appears on the ECG monitor? First, atrial flutter. Second, atrial fibrillation. Third, ventricular fibrillation. Fourth, ventricular tachycardia. तो आपको ये जो है ईसीजी मॉनिटरिंग किया जा रहा है क्लाइंट का, तो नीचे क्या है, एक रिदम दी गई है। आपको इसको पहचानना है कि कौन सी रिदम को ये शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिचुएशन क्या दी है आपको, एक जो क्लाइंट है ईसीजी मॉनिटरिंग की जा रही है उसका, और आईवी उसको मेडिसिन दी है किसके लिए, पीवीसी के लिए, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। बट यहाँ पे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि जो ये डिसरिदमिया आप जो नर्स देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, इससे वो क्या कंक्लूजन निकालेगी कि क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आपको जो रिदम है उसको अच्छे से देखना है। ईसीजी मॉनिटर पर जो आपको दिख रही है, तो एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, या फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। तो जल्दी से बताइए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पहले भी हमने इससे पहले की वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें उसका ऑप्शन था वो क्या था, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन था। फिब्रिलेशन की आपको रिदम याद हो गई होगी। अभी आज का क्वेश्चन हमारा किसके लिए है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या है, विद वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देयर आर 100 to 250 बीट्स पर मिनट विद अ रेगुलर और इरेगुलर रिदम। मीन्स जो है टेकिकार्डिया है जिसमें बीट्स कितनी मिल रही है आपको, 100 से 250 बीट्स पर मिनट है, और जो रिदम है रेगुलर भी है और इरेगुलर रिदम भी हो सकती हैं। बट जो पी वेव है वो यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, जो से आपको रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है इसमें भी पी वेव हमें नहीं दिखाई दे रही, नहीं शो है। जो पीआर इंटरवल है वो भी मेजरेबल नहीं है। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड होता है और डिस्टॉर्टेड होता है। तो इस जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है उसको मोस्टली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहचान सकते हैं। वो वहाँ पे थोड़ा वाइड होता है जो, और जो पी वेव है वो आपको नहीं दिखाई देती है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या था, पूरा ही डिसऑर्गेनाइजेशन था। तो वो अगर इस तरह का डिसऑर्गेनाइजेशन दिखे तो वो आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले भी हमने बताया था एट्रियल फ्लटर क्या होता है, 250 से 350 एट्रियल बीट्स होता है, और इसमें रेगुलर रिदम होता है। एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में डिफरेंस क्या है कि एट्रियल फ्लटर में जो रिदम है वो रेगुलर होती है बट इंक्रीज्ड होती है, और एट्रियल फिब्रिलेशन में इंक्रीज तो होती है, बीट्स 350 से 600 एट्रियल बीट्स पर मिनट तो है, बट जो रिदम है वो क्या है, इरेगुलर है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। बाकी आपका एट्रियल फ्लटर में रेगुलर रिदम है, और पी वेव किस तरह का जो पैटर्न शो करता है, सो टूथ की तरह जो है जिगजैग जो पैटर्न है वो दिखता है पी वेव के अंदर, और वो जो जिगजैग पैटर्न उसमें रेगुलरिटी आपको दिखेगी, ऊपर नीचे इस तरह का। और जो पीआर इंटरवल है वो भी वेरिएबल कर सकता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे आप पी वेव से पता करते हो एट्रियल फ्लटर का। और नेक्स्ट एट्रियल फिब्रिलेशन में जो बीट्स हैं वो फ्लटर से ज़्यादा देखने को मिलती हैं, 350 से 600 एट्रियल बीट्स पर मिनट विद इरेगुलर रिदम। और इसमें पी वेव है क्या है, क्योटिक। पीआर इंटरवल्स आर नॉट मेजरेबल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली आर नॉर्मल। यहाँ पे जो पीआर इंटरवल है वो भी मेजरेबल नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल होता है, और जो पी वेव है वो क्या है, क्योटिक है। उसको क्यों बताया, क्योंकि रिदम क्या है यहाँ पे, इरेगुलर रिदम है। तो पी वेव यहाँ पे आपको एक जो है पैटर्न को इसका कोई देखने को नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट है विद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें मैंने बताया कि इरेगुलर रिदम होती है, पी वेव भी एब्सेंट होगी, पीआर इंटरवल भी मेजरेबल नहीं होता, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी मेजरेबल नहीं होता, मीन्स टोटली आपको डिसऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो एंड डायफ्रोसिस, अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज डायग्नोस्ड which should the nurse consider as a valid reason for one of this client physiological responses। मीन्स क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट एडमिट किया गया है विद कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन है क्लाइंट को जो नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक नहीं हुआ, अनरिलीव्ड बाय एनटीजी, मीन्स नाइट्रोग्लिसरीन का कोई फ़र्क नहीं है, चेस्ट पेन के ऊपर किस तरह का इफेक्ट नहीं दिखाई दिया, और पेशेंट को क्या है एलिवेटेड टेम्परेचर है, जो है डिक्रीज ब्लड प्रेशर है, और डायफ्रोसिस की भी कंडीशन है। तो डायग्नोस क्या किया गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट को डायग्नोस किया गया। तो इसमें से कौन सी जो है वैलिड रीज़न टू कंसिडर, विच शुड द नर्स कंसिडर एज अ वैलिड रीज़न फॉर वन ऑफ दिस क्लाइंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मीन्स इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जिसके कारण जो क्लाइंट की ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देखने को मिल रहा है, मीन्स एलिवेटेड टेम्परेचर क्यों है, बीपी डिक्रीज क्यों है, और डायफ्रोसिस किस कारण से, तो इसका क्या रीज़न है। फर्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड मायोकार्डियम कॉजेज डायफ्रोसिस। सेकेंड, इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम कॉजेज अ राइज इन द सिस्टमिक body temperature. Third, catecholamines released at the site of the infarction cause intermittent localized pain. Fourth, constriction of central and peripheral blood vessels causing a decrease in blood pressure। तो ध्यान से देखना है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है और क्या दिखाई दे रहा है, सिम्टम्स क्या हैं, टेम्परेचर भी एलिवेटेड है, इंक्रीज़ है, बीपी डाउन है, और डायफ्रोसिस है। तो फिर फर्स्ट में क्या है कि जो पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस के कारण जो है डायफ्रोसिस की कंडीशन है। सेकेंड में इन्फ्लामेशन, जो मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर वो इंक्रीज़ है। और थर्ड में क्या है कि जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहाँ पे कैटेकोलामाइंस के रिलीज़ होने से जो इंटरमिटेंट लोकलाइज्ड पेन है। फोर्थ में क्या है कि सेंट्रल और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से बीपी डिक्रीज़ होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड, इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम causes a rise in the systemic body temperature। आपको ध्यान देना है कि पहले इसका देख लेते हैं। टेम्परेचर में इंक्रीज विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू द टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड परसिस्ट एज लॉन्ग एज अ वीक। मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से क्या है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जो फर्स्ट ऑप्शन था पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स, वो जो डायफ्रोसिस है पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स की वजह से नहीं बल्कि सिंपैथेटिक जो एक्टिवेशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से डायफ्रोसिस की कंडीशन होती है। थर्ड में क्या था कि जो पेन इज़ परसिस्टेंट, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या है लिखा हुआ है, कॉजेज द इंटरमिटेंट लोकलाइज्ड पेन। इंटरमिटेंट नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि किसी जो पेन है वो क्या है, कंटिन्यू है, एडमिटेड विद चेस्ट पेन, और बल्कि वो रिलीव नहीं हुआ है, एंटीजी से कोई इफेक्ट नहीं आया, तो कंटिन्यू था। थर्ड ऑप्शन ही गलत है, इंटरमिटेंट लोकलाइज्ड पेन नहीं है। पेन इज़ परसिस्टेंट एंड कॉन्स्टेंट, नॉट इंटरमिटेंट। इट इज़ कोज्ड बाय ऑक्सीजन डिप्रिवेशन एंड द रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। और फोर्थ में क्या है कि जो बीपी है वो इनिशियली इंक्रीज देखने को मिलता है, उसके बाद वो ड्रॉप करता है बिकॉज देयर इज़ डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन की वजह से सिस्टमिक जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एटेनॉल 150 mg by mouth is prescribed for a client with hypertension. Each tablet contains 50 mg. How many tablets should the nurse administer? Record your answer using a whole. सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं। क्या है क्वेश्चन में कि जो एटेनॉल जो है प्रिस्क्राइब किया गया है पेशेंट को 150 mg देना है हाइपरटेंशन के लिए, और जो टैबलेट है वो कितने की अवेलेबल है आपके पास, 50 mg की अवेलेबल है। तो आपको बताना है कि कितने टैबलेट है वो नर्स एडमिनिस्टर करेगी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप,
डिज़ायर डोज डिवाइड में अवेलेबल डोज, टैबलेट है तो इंटू 1 रखेंगे, तो इसलिए आपका कितना आएगा 150 को 50 से डिवाइड करेंगे, 150/50, तो आंसर क्या है, कितना आएगा 3 टैबलेट्स, तो 3 टैबलेट्स इसका आंसर है। यूज़ द डिज़ायर ओवर हैव फॉर्मूला ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन टू सोल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड अ नर्स anticipate about the insulin requirement of a client with diabetes on her first postpartum day। मीन्स एक जो डायबिटीज़ क्लाइंट है और उसका क्या है फर्स्ट पोस्टपार्टम डे है, तो उस टाइम जो क्या रिक्वायरमेंट होगी, इंसुलिन रिक्वायरमेंट क्या होगी आफ्टर द डिलीवरी फर्स्ट पोस्टपार्टम डे में। ए रैपिड इंक्रीज, सेकेंड विल रिमेन अनचेंज, थर्ड ए शार्प एंड सडन डिक्रीज, फोर्थ विल डिक्रीज स्लोली एंड स्टेडीली। तो जल्दी बताइए, फर्स्ट में क्या है कि इंक्रीज़ होगी उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, सेकंड में कि अनचेंज रहेगी, किसी तरह का कोई जो चेंज है नहीं देखने को मिलेगा, थर्ड शार्प एंड सडन डिक्रीज रिक्वायरमेंट होगी, और फोर्थ में विल डिक्रीज स्लोली, उसके बाद फिर स्टेडीली है। तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट में फॉल सडनली ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 पोस्टपार्टम आवर्स। मीन्स 48 आवर्स तक आफ्टर डिलीवरी जो है इंसुलिन की रिक्वायरमेंट वो क्या है डिक्रीज देखने को मिलती है, बिकॉज द एंडोक्राइन चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी आर रिवर्स्ड। जो भी एंडोक्राइन चेंजेस है उसके कारण जो 24 से 48 पोस्टपार्टम आवर्स में जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड अ नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विथ पायरेक्सिया, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सिंपल क्वेश्चन है कि क्लाइंट है पायरेक्सिया का, फीवर का, तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या हैं। फर्स्ट डिस्निया, सेकंड फ्लश फेस, थर्ड पेन, फोर्थ इंक्रीज पल्स रेट, फिफ्थ इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो आपको अगर पायरेक्सिया के बारे में पता है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसका आंसर देने में। करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई, मीन्स आप इसमें एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कौन सा होगा। सेकंड, फीवर में हमारा पायरेक्सिया के अंदर फ्लश जो फेस है वो देखने को मिलता है, और फोर्थ ऑप्शन इंक्रीज पल्स रेट, तो सेकंड और फोर्थ है वहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर होंगे। इंक्रीज बॉडी हीट डायलेट्स ब्लड वेसल्स कोज्ड अ फ्लश्ड फेस। क्या है, जो ब्लड वेसल्स है डायलेशन हो जाता है जिसके कारण क्या है फ्लश्ड फेस होता है। पल्स रेट इंक्रीजेज टू मीट द इंक्रीज टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन इन द फेब्राइल सीट। फीवर में क्या होता है कि जो टिश्यू डिमांड्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से तो पल्स रेट भी क्या है इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द क्लाइंट who was exposed to hepatitis A asked why the injection of gamma globulin is needed. Before responding, what should the nurse consider about how it provides the passive immunity? मीन्स एक क्लाइंट है जिसको किससे एक्सपोज हुआ है वो हेपेटाइटिस ए, तो उसको क्या है गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन देना है, तो नर्स है किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, जो पैसिव इम्यूनिटी किस तरह से प्रोवाइड करता है गामा ग्लोबुलिन का। तो फर्स्ट क्या है, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट लाइव्ड एंटीबॉडीज, सेकेंड इट एक्सेलरेट द एंटीजन एंटीबॉडी यूनियन एट द हेपेटिक साइट्स, थर्ड द लिम्फेटिक सिस्टम इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, फोर्थ द एंटीजन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एंटीबॉडीज दैट इट सप्लाई। तो आपको बताना है यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या है गामा ग्लोबुलिन किस तरह से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किस तरह से नर्स उसको जो है रिस्पोंड करेगी। तो फर्स्ट में क्या है कि जो शॉर्ट लाइव्ड एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, सेकंड में एंटीजन एंटीबॉडी का यूनियन वो एक्सेलरेट हो जाता है, थर्ड में क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में, और फोर्थ में क्या है कि एंटीजन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एंटीबॉडी दैट इट सप्लाइज, कि जो गामा ग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडीज़ जो सप्लाई करेंगे उसकी वजह से एंटीजन्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो गामा ग्लोबुलिन क्या है एंटीबॉडीज़ सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो भी एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट होंगे उसको वो क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गामा ग्लोबुलिन विच इज़ एन इम्यून ग्लोबुलिन contains most of the antibodies circulating in the blood. When injected into the individual,
इट प्रिवेंट्स अ स्पेसिफिक इंट्रूजन फ्रॉम एंटरिंग अ होस्ट सेल। फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। फर्स्ट और थर्ड में क्या था, गामा ग्लोबुलिन डज नॉट स्टिमुलेट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जो गामा ग्लोबुलिन है वो स्टिमुलेट नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा रॉन्ग था। और सेकंड में क्या, दिस डज नॉट अफेक्ट द एंटीजन एंटीबॉडी फंक्शन, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, ए क्लाइंट हु इज़ वीक, डिस्निक एंड जॉन्डिस हैज़ अ बिलिरुबिन लेवल ग्रेटर देन 2 mg per 100 ml ब्लड वॉल्यूम, विद विच प्रॉब्लम आर दीज क्लिनिकल फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट। एक क्लाइंट है वो क्या है, वीक भी है, डिस्निया भी कंडीशन भी है और जॉन्डिस भी है, और बिलिरुबिन जो लेवल है वो कितना है, 2 mg per 100 ml ब्लड वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो ये जो कंडीशन है, विद विच प्रॉब्लम आर दीज क्लिनिकल फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट, तो किसकी वजह से ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें देखने को मिल रही है, हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से, पर्नीशियस एनीमिया की वजह से, थर्ड में डिक्रीज रेट ऑफ रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शंस, आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है उसका रेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए। फोर्थ में क्या, लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स क्या, हमारे आरबीसीज की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होने की वजह से जो ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वीक, डिस्निया और जॉन्डिस, और बिलिरुबिन लेवल है वो कितना है, 2 mg per 100 ml से ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हीमोलिटिक एनीमिया, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका। एन एलिवेटेड प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल कुड इंडिकेट एन इंक्रीज रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। जब हमारा जो बिलिरुबिन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, जब हीमोग्लोबिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद ही हमारा जो क्या मिलता है, हमें बिलिरुबिन मिलता है। तो इसी तरह से जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल भी एलिवेट देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है हीमोलिटिक एनीमिया में ही जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो 2 mg per 100 ml ब्लड वॉल्यूम से ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिलिरुबिन किसका एंड प्रोडक्ट है, फ्री हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म के बाद हमें मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द इंडिविजुअल में हैव अ हीमोलिटिक एनीमिया, तो इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें एग्जाम्पल दिया है थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी भी क्लाइंट को हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लाइंट हैज स्प्लेनेक्टमी आफ्टर अ मोटर व्हीकल कोलिजन, व्हाट इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ सर्जरी। तो क्वेश्चन में क्या है कि क्लाइंट है, स्प्लेनेक्टमी हुई है आफ्टर अ मोटर व्हीकल कोलिजन, मीन्स एक एक्सीडेंट के बाद, मोटर व्हीकल कोलिजन के बाद जो क्लाइंट को क्या हुआ, स्प्लेनेक्टमी हो चुकी है। तो व्हाट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न, जो पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में नर्सिंग कंसर्न किस रिलेटेड होना चाहिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेकेंड प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, थर्ड एडिक्वेट लंग एरेशन, फोर्थ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। व्हाट इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग कंसर्न स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी टाइप ऑफ सर्जरी। जो सर्जरी की है उसके बाद जो कौन सा इनमें से पॉइंट है जो कंसर्न करना है हमें, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको देना क्या है, क्लाइंट की क्या है, स्प्लेनेक्टमी की गई है, तो उसके बाद कौन सा पॉइंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को आपको देखना है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी रखनी चाहिए, या फिर जो लंग एरेशन है वो एडुकेट होना चाहिए, और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो करेक्ट क्या होगा, थर्ड ऑप्शन एडुकेट लंग एरिएशन। इसमें आंसर देख लेते हैं इसका रीज़न, पोस्ट ऑपरेटिव पेन विल कॉज स्प्लिंटिंग, शैलो ब्रीदिंग एंड अंडर एरिएशन ऑफ द लंग्स लेफ्ट लोअर लोब बिकॉज ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्प्लीन टू डायफ्राम। जो स्प्लीन है डायफ्राम के पास होता है जैसे, तो उसकी वजह से स्प्लेनेक्टमी की गई है। तो जैसे ही जो क्लाइंट है इनहेल करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, तो उसको पेन होगा, तो इसकी वजह से क्या करेगा, जो है शैलो ब्रीदिंग करेगा। जो क्लाइंट है वो क्या है, उसकी जो ब्रीदिंग कैसे होगी, शैलो होगी, और अंडर एरेशन ऑफ लंग्स लेफ्ट लोअर लोब, जो लंग
जो क्या है, जो एरिएशन भी हो क्या, अंडर एरिएशन देखने को मिलेगा। अंडर एरिएशन ऑफ द लंग क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ CO2 मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस जो CO2 और ऑक्सीजन के बीच में जो ब्लड और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज देखने को मिलता है वो हम क्या बोलते हैं, एरिएशन ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे अगर जो ब्रीदिंग है वो भी शैलो हो जाएगी और पेन होगा क्लाइंट को, इसकी वजह से जो एक्सचेंज है बिटवीन द ब्लड एंड लंग वो भी क्या है, अफेक्टेड होगा। तो इसके लिए हमें जो पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है कि जो क्लाइंट का जो लंग एरिएशन है वो एडुकेट हो, उसकी तरफ क्या हमारा नर्सिंग कंसर्न होगा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। तो थर्ड हमारा एडुकेट लंग एरिएशन की तरफ हमारा नर्सिंग कंसर्न ज़्यादा होगा, स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1 to 4 इज़ नॉट स्पेसिफिक टू स्प्लेनेक्टमी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी से कोई मतलब नहीं है और ना ही ब्लड वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन असेसिंग अ 9 LB neonate 2 hours after birth, a nurse identifies jitteriness, apneic episodes, tachycardia and temperature instability. What a complication do these findings indicate to the nurse? एक क्लाइंट है, आफ्टर बर्थ 2 घंटे के बाद जो क्या है, नर्स क्या आइडेंटिफाई करती है, जिटरीनेस, अपनिक एपिसोड, एपनिया है, टेकिकार्डिया है क्लाइंट को, बच्चे को, और टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, टेम्परेचर भी इनस्टेबल है। तो ये कौन सी कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, हाइपोनेट्रीमिया को, सेकंड हाइपोग्लाइसीमिया, थर्ड कार्डियक डिफेक्ट, फोर्थ इमेच्योर CNS। तो ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या सिम्टम है, जिटरीनेस है, अपनिया के एपिसोड्स हैं, टेकिकार्डिया भी है और टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी भी है। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। सेकंड, हाइपोग्लाइसीमिया कॉजेज द CNS एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से क्या है ये सारे देखने को जो सिम्टम्स है देखने को मिल रहे हैं। अपने की कंडीशन है, टेकिकार्डिया है, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी है। तो किसकी वजह से है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए नर्स इज टीचिंग पेरेंट्स of a child with attention deficit hyperactivity disorder. What should the nurse include as the most frequently prescribed medication for this disorder? क्लाइंट क्या है, बच्चे को क्या है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन कौन सी होती है इस डिसऑर्डर के लिए वो आपको बताना है। फर्स्ट में है लोराजेपाम, सेकंड में है हेलोपेरिडोल, थर्ड में है मिथाइल फेनिडेट, फोर्थ है आपका मिथोकार्बोमल। तो ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, थर्ड, मिथाइल फेनिडेट, ये हमारी जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है। इट अपीयर्स टू एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स इन द ब्रेन स्टेम। तो क्या करता है मिथाइल फेनिडेट, किस तरह से एक्शन करेगा, ये जो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जो नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। तो फिर क्या है, किस में हेल्पफुल है, ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में। तो लोराजेपाम जो है हमारा फर्स्ट, उसमें वो क्या है, एक तरह का बेंजोडाइजेपिन है, किसके लिए देते हैं हम, एंजाइटी और इंसोम्निया के लिए देते हैं। हेलोपेरिडल हमारा एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। मिथोकार्बोमोल इज़ अ मसल रिलैक्सेंट। फर्स्ट तो हमारे है लोराजेपाम एंजाइटी और इंसोम्निया के लिए देते हैं, और मिथोकार्बोल किसके लिए देते हैं, मसल रिलैक्सेंट है। थर्ड ऑप्शन हमारा मिथाइल फेनिडेट हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे आज के ऑप्शन थे। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होगा। किसी तरह का जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बाद में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।